राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 भारतीय संसद में पारित हो चुका था। इस अधिनियम के तहत भारत की आंतरिक सीमा के अंदर जितने भी राज्य थे उन राज्यों का सीमा निर्धारण चल रहा था, राज्यों का पुनर्गठन चल रहा था। हमने आपको बताया था इस अधिनियम के तहत हमारे देश में 14 राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की रचना की गई थी। जब कोई एक व्यक्ति या कहीं कोई एक कार्य होता है तो उसको फॉलो बहुत करने वाले हो जाते, उसकी नकल करने वाले बहुत हो जाते। तो हमारे देश में भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग समाप्त नहीं हुई और ये निरंतर जारी रही। तो आज हम यहाँ देखेंगे इसके बाद भी अधिनियम के बाद नए राज्यों का गठन हो गया। नए राज्यों के गठन के बाद भी हमारे देश में क्या क्या प्रक्रियाएं चलती रहीं। भाषावार राज्यों के पुनर्गठन के जो सिद्धांत था, इसको मान लेने का मतलब ये नहीं था कि सभी राज्य तत्काल भाषाई राज्यों में तब्दील हो जाएंगे या बदल जाएंगे। यानी हमारे देश की सरकार ने भाषाई आधार पर पुनर्गठन का सिद्धांत मान लिया था और इसका मतलब ये नहीं था कि जितने भी राज्य थे वो सब भाषाई आधार पर राज्यों में तब्दील हो जाएंगे, ऐसा नहीं था। इसके लिए एक प्रयोग किया गया। चूँकि हमारा देश उस समय नया नया अस्तित्व में आया था और हमारे देश के समय राष्ट्रीय चुनौतियां जो थी, हम उन्हीं चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उन्हीं का अध्ययन कर रहे हैं। तो एक प्रयोग किया गया बम्बई प्रांत पर, क्योंकि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की तो मांग उठ रही थी। तो बम्बई प्रांत पर जब ये प्रयोग किया गया और इस प्रयोग के तहत ये देखा गया कि क्या 2 भाषाओं का एक राज्य बन सकता है, क्या 2 भाषाओं का एक राज्य बन सकता है, तो बम्बई को 2 भाषाओं वाला राज्य बना दिया। बम्बई में महाराष्ट्र और गुजराती भाषा बोलने वालों को सम्मिलित कर लिया गया और द्विभाषा के सिद्धांत को हम 56 में हमने इनकी मांग नहीं मानी। 56 में हमने बम्बई को भाषाओं के आधार पर अलग नहीं किया और यहाँ एक जन आंदोलन शुरू हो गया। बम्बई प्रांत में जहाँ 2 भाषाएं बोली जाती थी, ये 2 भाषाई राज्य का प्रयोग था और यहाँ 2 भाषाओं के आधार पर हमने राज्य का गठन कर दिया था 1956 में। किंतु यहाँ एक जन आंदोलन ने जोर पकड़ा और इस आंदोलन ने 1960 में जब जोर पकड़ा तो बम्बई को और गुजरात को अलग अलग राज्य बना दिया गया। बम्बई में मराठी भाषी जो क्षेत्र था उसको बम्बई प्रांत और जो गुजराती भाषा बोलते थे उनको गुजराती या गुजरात राज्य बना दिया गया। तो 2 राज्य बन गए बम्बई से 2 भाषाओं की। ऐसा ही 2 भाषाओं का एक सिद्धांत पंजाब में रखा। पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। जो पंजाब भारत के क्षेत्र में था, उस पंजाब राज्य में 2 भाषाओं वाले लोग थे, पंजाबी और हिंदी। इन लोगों ने भी 1956 में कहा था, पंजाबी भाषाई लोग कह रहे थे कि हमको पंजाबी के आधार पर या हमारी भाषा के आधार पर एक अलग राज्य का बना दिया जाए। इन्होंने भी मांग की, किंतु इनकी मांग को ठुकरा दिया गया या उसको महत्व नहीं दिया गया। 10 साल तक इनको प्रतीक्षा करनी पड़ी। 10 साल के बाद यानी 1966 में पंजाब से हिंदी भाषी राज्यों को पंजाब राज्य बना दिया गया अलग। पंजाब में केवल पंजाबी भाषी जो क्षेत्र था उसको पंजाब में रख दिया गया और इसके बाद जो हिंदी भाषी थे वो भी 2 क्षेत्र थे, एक हरियाणा और दूसरा हिमाचल प्रदेश। आपने अभी देखा होगा पंजाब और हरियाणा की राजधानी एक ही जगह है, इसकी कैपिटल एक ही जगह है, चंडीगढ़। चूंकि पंजाब से ही अलग हुआ है हरियाणा भाषा के आधार पर, तो हरियाणा हिंदी भाषी राज्य बन गया 1966 में। और हिमाचल प्रदेश जो कि पर्वतीय प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश भी पंजाब से अलग हुआ है और ये भी 1966 में ही अलग हुआ। ये भी हिंदी भाषी राज्य था। इसकी राजधानी शिमला है हिमाचल प्रदेश की। तो 2 राज्य ऐसे का प्रयोग किया था हमने द्विभाषी राज्यों पर, बम्बई गुजरात और मराठी भाषी, और पंजाब पंजाबी और हिंदी भाषी। बम्बई
में जन आंदोलन के द्वारा 1960 में बम्बई और गुजरात को अलग कर दिया गया था। गुजरात में गुजराती भाषा के लोग थे और बम्बई में मराठी भाषा। पंजाब को 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और पंजाब भी भाषा के जो क्षेत्र थे वो पंजाब में आ गए और एक बृहत पंजाब का निर्माण हो गया। बृहत पंजाब से अलग हुए हरियाणा, जो कि पंजाब से बहुत छोटा है, ये हिंदी भाषा के नाम पर अलग हो गया था। और इसके बाद हिमाचल प्रदेश, जो ये भी पंजाब से ही विखंडित हुआ है, अलग हुआ है। अब हम बात करते हैं 1972 में एक बार फिर राज्य पुनर्गठन की मांग ने जोर पकड़ लिया। ये लिखा है हमने 1972 में एक बार फिर राज्यों के पुनर्गठन का एक बड़ा प्रयास पूर्वोत्तर में हुआ। पूर्वोत्तर भारत है। ये क्या है? ये भारत है। हमने आपको बताया था भारत का नक्शा कुछ ऐसा ही है ये नक्शा भारत का। तो यहाँ पर हम जो खड़े हुए, हमेशा कभी भी कोई भी मैप हम कहीं भी लगाते हैं, मैप या नक्शे का ऊपर का हिस्सा एरो लगा होता है और वो उत्तर होता है। ऊपर का हिस्सा क्या होता है? उत्तर भारत, नहीं उत्तर होता है हमेशा, चाहे वर्ल्ड का हो, भारत का हो, किसी प्रदेश का हो, ऊपरी हिस्सा जो होता है वो उत्तर होता है। तो हमारा सिर क्या है? हिमालय। हमारा सिर क्या है? हिमालय। और यहीं जम्मू कश्मीर ये चले आए, यहाँ से हिमालय हो गया, उत्तर में है ये। इसके बाद अगर ये उत्तर है तो इसके अपोजिट क्या होगी? दक्षिण। हमारे पैरों के पास दक्षिण, दक्षिण भारत, इसको साउथ इंडिया बोला जाता है। और जब ये पूरब है, ये पश्चिम, नहीं ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो ये पूरब होगी और ये पश्चिम। सूरज इधर से उगता है, पता है आपको? अरुणाचल प्रदेश से सूरज उगता है। और जब इधर से सूरज उगता है तो ये पूरब के राज्य हैं, ये पूरब हो गया। लेकिन हमने आपको अभी मैप बताया था, भारत का मैप कुछ ऐसा है। ये ऊपर उठाया हमने, क्यों हाथ है? क्योंकि ये पूरब से उत्तर की तरफ उठा हुआ है। ऊपरी हिस्सा हमारा उत्तर है, तो उत्तर की तरफ उठा हुआ है जी। और ये उत्तर है, तो इन राज्यों को क्या कहेंगे? पूर्वोत्तर राज्य। ये 5 दिख रहे हैं हमारी 5 उंगलियां, प्रकृति ने 7 नहीं दी, ये 7 होना चाहिए थी। कितनी होना चाहिए थी? आप इनको मान लें, कल्पना कर रहे हैं, ये 7। पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं? 7। इन्हें 7 बहनें भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 7 बहनें। अब हम इनकी कहानी बताते पूर्वोत्तर राज्यों की। तो सन 1972 में एक बार फिर राज्यों के पुनर्गठन का एक बड़ा प्रयास पूर्वोत्तर में हुआ। सबसे पहले असम से अलग करके 1972 में मेघालय बनाया गया। असम से अलग करके क्या बनाया गया? मेघालय। ऊपर की तरफ है, यहां मेघालय बनाया गया। मेघालय असम से अलग कर दिया गया 1972 में। इसके बाद इसी साल मणिपुर, यानी ये बना था 21 जनवरी 1972 को मेघालय का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसका तात्पर्य है मेघालय राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को असम से अलग करके हुई थी। इसी साल 1972 में ही मणिपुर और त्रिपुरा भी अलग कर राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। मणिपुर और त्रिपुरा भी उसी समय बन गए थे। चूंकि मणिपुर पहले राज्य नहीं था, मणिपुर के वहाँ जो महाराज बोधचंद्र थे, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे विलय पत्र पर, तो भारत सरकार ने उन्हें स्वायत्तता दे रखी थी, तो इसलिए राज्य के रूप में उसकी गिनती नहीं होती थी। 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा ये दोनों ही राज्य अस्तित्व में आए। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए। इसके बाद 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अस्तित्व में आए। आपको एक बात याद होगी, अरुणाचल प्रदेश पूरब का राज्य। इसका नाम कैसे पड़ा?
अरुण का मतलब होता है सूर्य, अरुणोदय सूर्योदय। अरुणिमा लालिमा, सूरज जब उगता है आसमान में जो लाल लाल प्रकाश फैलता है इसको अरुणिमा बोलते हैं। ठीक, तो यहां लाली लेकर के जो सूरज आता है वो अरुण कहलाता है, और जहां वो उदय होता है उसको अरुणोदय कहते हैं। इसलिए इस राज्य में सबसे पहले भारत के अरुणाचल प्रदेश में ही सूरज उगता है, इसलिए इसको अरुणाचल प्रदेश का नाम दिया गया। अरुणाचल प्रदेश का नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि यहां सूरज सबसे पहले भारत में उगता है। अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए, जबकि नागा, हाँ हम एक बात बताना चाह रहे थे आपको, अरुणाचल प्रदेश भारत के पूरब में है और पूरब का सबसे सुदूर बिंदु भारत का, सबसे अंतिम बिंदु भारत का है किवीथू। हमने एक दिन प्रश्न भी डाला था यूट्यूब पर, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, चारों बिंदु हमने बताए थे, पूरब का बिंदु किवीथू है, ये सबसे लास्ट में पड़ता है। एक यहां पर हम पहुंचे थे अभी। इसके बाद 1987 में वजूद में, जबकि नागालैंड इससे कहीं पहले, नागालैंड तो 1963 में ही वजूद में आ गया था, उसका पहले स्थापना हो गई थी, 63 में ही राज्य बन गया था। बहरहाल राज्यों के पुनर्गठन में सिर्फ भाषा को आधार बनाया गया हो ऐसी बात नहीं है। हम जब से पढ़ रहे हैं राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को ही आधार बनाया गया है, भाषा के आधार पर ही राज्य बनाए गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अनेक वर्षों में अनेक उप क्षेत्रों ने अलग क्षेत्रीय संस्कृति और विकास के नाम पर भारत के अनेक क्षेत्रों में या अनेक उप क्षेत्रों में अपनी संस्कृति या विकास के आधार पर भी राज्यों का पुनर्गठन किया है। राज्यों की मांग उठी है, हमारी संस्कृति अलग राज्य बना दो। अभी भाषा की बात उठ रही थी, हमारी भाषा इस क्षेत्र तक है, हमारा एक अलग राज्य बना दिया जाए, लेकिन अब ये बात नहीं है। अब संस्कृति और विकास के आधार पर भी राज्यों को अलग करने की मांग उठी है, और इस मांग के कारण भाषा की नहीं, संस्कृति की और विकास की, और साथ ही साथ क्षेत्रीय असंतुलन की, रीजनल इम्बैलेंस की भी मांग उठी है। क्षेत्रीय असंतुलन या रीजनल इम्बैलेंस का मतलब होता है क्षेत्रों का, एक क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विकास है, एक क्षेत्र पीछे जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? क्षेत्रीय असंतुलन। कभी कभी होता है ना, एक क्षेत्र बहुत आगे निकल जाता है, दूसरा क्षेत्र पीछे रह जाता है, तो जब दूसरा क्षेत्र पीछे रह जाता है तो इसको क्षेत्रीय असंतुलन कहेंगे। इस क्लास में कुछ छात्र बैठे हैं, कुछ छात्र पूरा ध्यान दे रहे हैं, आगे आ रहे हैं, सारा वर्क समय पर करके लाते हैं, अच्छी बात। कुछ ऐसे भी होते हैं, ये इसी क्लास की बात नहीं है, हर क्लास की बात है, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं कि जो 15-20 दिन या 1 महीने तक भी बैठे रहते हैं, उनसे पूछो क्या चल रहा है, चल रहा है, क्या पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता 1-1 महीने तक, 15-20 दिन तक। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, ऐसे लोगों की एक कम्युनिटी बन जाती है, एक टेबल पर वही लोग बैठेंगे जो पीछे चल रहे हैं, ये क्लास का सिद्धांत होता है, वहीं बैठा करके बैठेंगे, क्योंकि वो अपने बराबर के देख लेते हैं, अपने पार्टनर बना लेते हैं उनको, और अंत में वो क्या करते हैं, वहाँ क्षेत्रीय असंतुलन हमें दिखाई देने लगता है। जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो समझ जाते हैं कि यहाँ हमारे द्वारा बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा विषय या सामग्री सही तरह से ये इसका उपयोग नहीं कर पा रहे, सही तरह से ये समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इनके मन में एक हीन भावना बन जाती है कि हमको आता नहीं है, और जो आगे बैठे हैं इनको सब कुछ आता है, आगे बैठे हुए हैं इनको सब कुछ आता है और हमको नहीं आता है, हमें समझ में नहीं आता है, शायद हम पहले से कमज़ोर हों और ये बहुत होशियार हों। ये उनकी गलत फहमी होती है, ऐसा नहीं है। तो इस क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए एक कुशल शिक्षक क्या करता है, सबसे पहले उन्हीं पर ध्यान देता है। प्रश्न पूछेगा तो सबसे पहले वहां पूछेगा, अभिषेक खड़े हो जाओ, तुमको याद है या नहीं है?
काम करके लायक। एक कुशल शिक्षक का ये दायित्व होता है कि वो वहाँ देखे जहाँ किसी प्रकार से वंचन आ रहा है। वंचन का मतलब जानते हो, कुछ चीज़ पहुँच नहीं रही है, वो वंचित रह जाते किसी चीज़ से, तो वो वहाँ जा कर के फोकस करते देखते। ऐसा ही हमारे देश में क्षेत्रीय असंतुलन, कुछ राज्यों का विकास हो रहा था, कुछ का नहीं। तो 3 बातों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन फिर से प्रारंभ हो गया। सबसे पहले संस्कृति, विकास और क्षेत्रीय असंतुलन। इन तीनों चीज़ों को आधार, केवल भाषा का भी आधार नहीं बनाया गया था। बाद के वर्षों में अनेक उपक्षेत्रों ने अलग क्षेत्रीय संस्कृति अथवा विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन के सवाल उठाकर अलग राज्य बनाने की मांग की। ऐसे 3 राज्य, ऐसे कौन से राज्य बने? 3। छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ। 2000 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। छत्तीसगढ़ क्यों अलग हुआ? हमने बात की 3 चीजों के आधार पर राज्य अलग हुए। भाषा के आधार की तो बात पहले समाप्त हो गई। अब किस चीज के आधार पर हुए? संस्कृति, विकास और क्षेत्रीय असंतुलन। संस्कृति के आधार पर छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। उन्होंने मध्य प्रदेश से कहा कि मध्य प्रदेश की संस्कृति में बहुत संस्कृतियों का समायोजन है, विशाल प्रदेश है, इसलिए हम मध्य प्रदेश से अलग हो रह करके हम केवल अपनी आदिवासी संस्कृति के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए हमको मध्य प्रदेश से अलग कर दिया जाए। तो नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। ये संस्कृति के आधार पर हो गया। अब बात करते हैं हम दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश से और बिहार से। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया। यहां उत्तराखंड के लोगों को यह था कि हमारा विकास नहीं हो पा रहा है उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश भी एक बड़ा प्रदेश था, हमारा विकास नहीं हो पाता है। तो 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और मध्य प्रदेश से अलग हुए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। अब तीसरा राज्य रहता है ये विकास, उस पर ये आता है किसके आधार पर? क्षेत्रीय असंतुलन के आधार पर। झारखंड, जो कि बिहार से अलग हुआ। 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ और इसने कहा था कि हमारे यहाँ क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो रहा है, इसलिए हम अलग होना चाहते हैं। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड 2000 में ये विभिन्न मुद्दों को लेकर के अलग हुए। सन 2000 में बने ये दोनों बन गए थे। जून 2014 को तेलंगाना भी एक राज्य बन गया। ये भाषा के आधार पर है। 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। 2014 में बन गया था तेलंगाना। इसके बाद नए राज्य के रूप में जुड़ गया। राज्यों के पुनर्गठन की कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। देश के अनेक इलाकों में छोटे छोटे अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। अभी ये कथा समाप्त नहीं हुई है। पुनर्गठन की जो कथा है, इसकी प्रक्रिया है, कहानी है, ये समाप्त नहीं है। अभी देश के छोटे छोटे भागों में एक नए राज्य को लेकर के मांग चल रही है। कुछ हम मांगों को लेकर चलते हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ प्रदेश, एक बात को आप नोट कर लेना, कभी आ जाता है विदर्भ प्रदेश कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में विदर्भ प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश का एक टुकड़ा तो हो गया उत्तराखंड, अब एक और टुकड़ा उसका होने वाला है, इसका नाम है हरित प्रदेश। कुछ दिनों बाद यदि भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर लिया तो क्या बन जाएगा? एक और नया राज्य होगा हमारे बुक्स में, हमारे नक्शे पर, हरित प्रदेश। हरित प्रदेश ये उत्तर प्रदेश से अलग होने के उसमें पक्ष में आंदोलन कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में राज्य बनाने के ऐसे आंदोलन चल रहे हैं। अभी 3 जगह चल रहे हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश और पश्चिम बंगाल में उत्तरी प्रदेश के बारे में मांग के बारे में आंदोलन चल रहे हैं।